फिर प्रैक्टिकल क्लास होता है, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। क्या इसमें कुछ ऑनलाइन चीज़ों को एडॉप्ट किया जा सकता है? हम ऑनलाइन कंटेंट शेयर करके कुछ उनको जो बेनिफिशियरी जिन्हें हमें ट्रेन करना है, उसके बारे में कुछ अगर नया पर्सपेक्टिव लाया जा सकता है, इस तरह की चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हमारा टेक अवे होगा कि हम क्या है, श्री आर्या साहब हमें उसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताएँगे। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि काइंडली आप जो हमारी ऑडियंस है उनके साथ इंटरैक्ट करें और उनको पहले पर्सपेक्टिव इस बारे में बताएँ। सत्येंद्र आर्या सर। Good morning, everybody. And मैं कोई इतना विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना ही किसी हाई फोरम का कोई मेंबर हूँ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ। आप जैसा ही ज्ञान रखता हूँ, लेकिन दो तीन बातें हैं बिफोर वी कम टू स्किलिंग। हमें थोड़ा सा इकोसिस्टम समझना पड़ेगा कि आज के दिन में हम किस स्थिति में खड़े हुए हैं। क्या मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. So, पहली बात तो देखिए, जो कोविड-19 है वो एक अपने आप में डिस्ट्रप्शन है, बट दुनिया का अंत नहीं है। हाँ, ये किसी वर्ल्ड वार से कम नहीं है, लेकिन कैसे बिना हथियारों के एक जंग हो जाती है और उसका इम्पैक्ट तबाही के तौर पे होता है, ये हमारे जनरेशन ने शायद कभी नहीं देखा था और हमसे पिछले वाली जनरेशन ने नहीं देखा था। और अब हमारे से पहले वाली जनरेशन, मेरी वाली जनरेशन और आगे वाली जनरेशन भी, 3 जनरेशन एक साथ एक इम्पैक्ट देख रही है कि कैसे कोई सॉफ्ट चीज जो हेल्थ रिलेटेड चीज है वो सारी इकोनॉमी को डिरेल कर सकती है। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स there is always a silver lining to everything. Every experience teaches something or the other in life, and things are not gloomy as such. Of course there are massive unexpected developments, and it is very early to say कि जी क्या impact हो गया. Okay, now for example, मैं मोटे तौर पे यहाँ से बात चलता हूँ। चलिए आज की स्थिति देखते हैं। आपकी ऑयल सीड और पल्सेस की कटाई जो थी वो कंप्लीट हो गई और टाइम से हो गई। अगर आप देखें मोटे मोटे तौर पे जो गेहूं की कटाई है सिर्फ मात्र 1 हफ्ते की बची हुई है, और मैं ये आज ही के आंकड़े बता रहा हूँ, कहीं वो नहीं। 1 हफ्ते की कटाई बची हुई है। गर्मी के अंदर में जो लगाई जाती थी चीजें, वो पिछले साल के बनस्पत 38% जो इस टाइम पे सोइंग हो चुकी होती है वो 38% ज्यादा हो गई है। आप देखेंगे तो प्रोक्योरमेंट में इस साल जितने स्टेट्स में प्रोक्योरमेंट हुई, क्योंकि ज्यादा फोकस था कि कोई चीज खराब ना हो जाए, तो प्रोक्योरमेंट भी उतनी ज्यादा हुई है। अगर आपने देखा हो, पहली बार मंडियों से बाहर खरीद फरोख्त हुई है, और कुछ स्टेट्स ने क्या किया है कि एफसीआई ने अपनी जो खरीदारी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उनके वेयर हाउस पे किया है। कुछ स्टेट्स ने अपनी जो फल सब्जी बेचने के लिए बिना लाइसेंस की रिक्वायरमेंट के उसको भी अलाउ किया है। सो दीज आर लीडिंग टू सम काइंड ऑफ पायलट्स जो स्टेट्स ने पहले नहीं किया था एक बार, लेकिन इसका फल किसान चखेगा तो उसको आने वाले टाइम में वो सरकार से मांग कर सकेगा कि अगर इस बार आपने मंडी से बाहर मेरे को अलाउ किया था स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन पे अपना सामान बेचने के लिए, अगली बार क्यों नहीं कर सकते। इन चीजों को भी अगर आप ध्यान भी रखें। और दूसरी बात कि आज के दिन में आने वाले टाइम में भी जो प्रेडिक्शन आ रहा है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, वो करीब 3% ग्रोथ दिखा रहा है इंस्टेड ऑफ 3.7%, विच एक्चुअली ट्रांसलेट अगर वैल्यू टर्म में देखें तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में 2021 के अंदर अच्छा दिखाएगा ना 11% जो है ग्रोथ होगी, जो कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से 60% ज्यादा है। Now, if you see, all these things are quite positive, okay? And there are some WhatsApp messages also which are going on, but they are too fake, कि भाई इतना ज्यादा हार्वेस्टिंग हो गया और बिल्कुल पंजाब में जैसे कटाई पूरी हो गई, तो वो ऐसी बातें नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर में वो भी हो जाएगा। दूसरी बात हमें ये मद्देनजर रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा इसके अंदर में सब कुछ स्थिर है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है राइट नाउ, नोबडी इज एबल टू एस्टिमेट कि डिमांड क्या है और सप्लाई में कैसे इंश्योर करूं।
एक तरफ तो पूरी बल्क डिमांड जो थी इंस्टीट्यूशनल बाइंग की, चाहे वो होटल हो, शादी ब्याह की हो, वो रिक्वायरमेंट कम हो गई। आउटसाइड रेस्टोरेंट पे डाइनिंग कम होगी, वो भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी, खत्म हो गई। जब इतना मैसिव जो था, जिसके अंदर में भी ऑफ कोर्स देयर वाज लॉट ऑफ वेस्टेज आल्सो, that has come to a standstill. So a retail chain is not able to estimate what is the demand. Okay. Secondly, then there is a supply. This is the demand which is unexpected side. Then there is a supply side which is not knowing where to take his produce, whether he would be able to take his produce. Why go? मैं कहीं दूर कहाँ जाऊं? मैं सिर्फ आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं। अगर सोनीपत और फरीदाबाद और नजफगढ़ से गोभी आनी थी, तो आज के दिन में क्योंकि हर रोज सिचुएशन चेंज हो रही है, तो उसको आने नहीं दिया जा रहा। तो आजादपुर मंडी के अंदर में जहां 35% अगर डिक्लाइन हो जाता है, वहीं कहीं ना कहीं पास के सिर्फ 20 किलोमीटर के गांव में कहीं ना कहीं जो खड़ी टमाटर है, क्योंकि बाद में आगे सोइंग करनी है, तो उस चीज को आप you tend to remove that and farmers suffer the loss. But मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा यहाँ सुदर्शन जी से कि ऐसा नहीं है कि बागों के बागों काट दिए गए हैं। ठीक है, मतलब कि थोड़ी फसल जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे इम्पैक्ट आया, बट ऑर्चर्ड्स इट वुड बी टू अर्ली टू से दैट समबडी कट्स द ऑर्चर्ड बिकॉज़ द प्राइस रियलाइजेशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोड्यूस also is a sigma of demand. अगर आम पिछले साल 100 रुपए किलो था, तो वो एक बार 140 चला गया मे बी। लेकिन फार्मर को रियलाइजेशन प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि पहले सिस्टम कोई ऐसा नहीं रहा है, वो पहले भी होता था और आज भी होता है कि ही इज द लूजर। दैट्स वन। नंबर 2 जो है कि आने वाले समय के अंदर में आपको कैसे कैसे इम्पैक्ट आएगा। से फॉर एग्जाम्पल स्किलिंग पे आने से पहले मैं ये बता दूं कि अभी जब हार्वेस्टिंग के थे तो 2 पॉइंट ऑफ ओपिनियन चल रहे हैं। पहली बार आज से 15-20 दिन पहले सबने कहा कि हार्वेस्टिंग ग्रेटली इम्पैक्ट हो जाएगा, लेबर नहीं मिलेगी। तो कई जगह, जैसे मेरे कलीग राजीव जी भी यहाँ हैं, तो कहीं ना कहीं हार्वेस्टर्स की डिमांड इम्पैक्ट जरूर हुई थी, इन द सेंस अवेलेबिलिटी से इम्पैक्ट हो रहा था। लेकिन क्योंकि फार्म मैकेनाइजेशन पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है, तो इतना असर खासकर मेरे ख्याल में, और मैं गलत हो सकता हूँ, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में नहीं आया। दूसरी बात ये कहा गया कि लेबर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखें जो माइग्रेशन ऑफ लेबर हुआ वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल जो बेल्ट थी और जो अर्बन एरियाज में जो इंडस्ट्रीज थे, उनमें से वो जो वर्कर्स थे, दे ट्राइड टू गो बैक एंड नॉट ऑल ऑफ देम वेंट बैक। द पीपल हु वर ऑलरेडी, जो गांव के अंदर में ट्यूबवेल पे रह रहे थे और जो पहले आ गए थे, वो वापस कभी गए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशंस तो चालू हो गए थे, उनका एंगेजमेंट वहां चालू हो गया था। सो एंड आल्सो ऑन द कॉन्ट्रारी देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ ओपिनियन कि जैसे क्योंकि छोटे शहरों में जो कि कस्बे होते हैं, यानी सोनीपत और पानीपत के बीच में मान लिया एक समालखा कस्बा है, या मैं कहता हूं अंबाला और चंडीगढ़ के बीच में कोई और जगह है। इन जगहों पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स रहते हैं वो पास के गांव में रहते हैं। जब ये इंडस्ट्री बंद हुई तो उनके पास में कोई काम नहीं था, वो गांव से मूव नहीं किया, तो दे वर अवेलेबल फॉर दोस ऑपरेशंस। यस, इन सर्टेन टाइम्स टू कम, वंस आपका ये जो लॉकडाउन अभी खुलेगा, जो संभावित क्षेत्र है, तब माइग्रेशन ऑफ लेबर का एक्चुअल थोड़ा सा पता चलेगा कि किस स्थिति में वो पहुंचता है। मैं फार्म मैकेनाइजेशन को राजीव जी के लिए छोड़ूंगा। और हाँ, जहां तक स्किलिंग की बात है, तो अभी सबसे पहले तो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि स्किलिंग होनी चाहिए तो किस चीज में होनी चाहिए, ऑफ कोर्स कैसे क्या किया जाए, क्योंकि वैसे तो थोड़ा सा कृषि जो उपेक्षित क्षेत्र रहता है, लेकिन आज के दिन में अगर काफी पॉपुलेशन जो वापस गई है, तो मोटे तौर पे ये जो माइग्रेंट पॉपुलेशन अगर वापस गई है, और उनके ये आसार है कि शायद उसमें से 20 से 25% शायद वापस ना आए, और जो 75% वापस आएंगे वो इन फेजेस आएंगे, नॉट सो जल्दी, बिकॉज दे विल आल्सो डिसाइड कि अभी इंडस्ट्री ओपनिंग का क्या पैटर्न रहता है। लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं, अपने घरों में रहेंगे, वो वापस अर्बन एरियाज में नहीं आएंगे। इनको एक मोटे तौर पे स्किलिंग की जरूरत है, जो कि प्रांत से लेके प्रांत, एरिया टू एरिया वो वेरी करेगा कि आप उनको किस चीज में वो एंगेज कर पाते हैं।
बिकॉज उनका भी जो लैंड होल्डिंग है, जिस घर से निकले थे, किसी के पास में बिल्कुल लैंड होल्डिंग नहीं है और किसी के पास में लैंड होल्डिंग है। जिसके पास में लैंड होल्डिंग नहीं है वो किसी और के यहाँ काम करेगा, जिसके पास में थोड़ी बहुत लैंड होल्डिंग है वो कम से कम सस्टेनेंस फार्मिंग करेगा। आफ्टर ऑल एवरीबडी हैज टू ईट एंड सस्टेन। So at this particular time, things like backyard, any backyard kitchen also is a great source for the food security and nutritional requirement of the family. Even if there is a small plot, it can be taken care of. So some things of that kind would come. Whereas when आप जो डिमांड है आज के दिन में वेरी करेगी, बट एक कॉमन पैटर्न रहेगा जो कि हमारा फोकस रहना चाहिए और उसके शायद आने वाले परिणाम शायद अच्छे हो सकते हैं। एक तो सेफ एंड हाइजीनिक मान लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जाने की नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग चाहे आप लोगों को या महिलाओं को या बच्चों को पहले दिन से ये समझ में आ जाएगा, वो धीरे धीरे सिंक इन करती है। ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी हमारे अर्बन एरियाज में 1 महीने में सिंक हुई है, तो आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात दूसरे तरीके से देख सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम दे विल रियलाइज दैट व्हाट आर सेफ एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। फर्स्ट टाइम वी विल हैव टू टेल देम आपके सेफ एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हर चीज की वेरी करेगी। यानी मुर्गी पालन है या मत्स्य पालन है या मछली कैसे स्मॉल रिटेल आउटलेट में बिकती है या डेयरी में मिल्क कलेक्शन सेंटर के यहाँ जब दूध आता है, या जब आप सबसे पहले आप अपनी बाल्टी के अंदर में गाय को धोते हैं, से लेके जब तक आपका दूध डिलीवरी पॉइंट पे कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए, जब दूधिया देता है, तो ये पूरी चेन के अंदर में जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन पॉइंट है, कलेक्शन सेंटर पॉइंट है, प्रोसेसिंग पॉइंट है, डिलीवरी पॉइंट है, इन सभी में सेफ एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। जब हम इन चीजों को ही देख रहे हो तो साथ ही में यही मौका है कि जब आप जो रेजिड्यू से रिलेटेड, क्योंकि जब फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो किसी में अगर आप कोई भी अनसेफ फूड लिया जाएगा, अनसेफ फूड गंदा होगा या उसके अंदर में गंदे पानी से होगा या जो भी अगर अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस से फूड आ रहा है, that is going to lead to lower immunity in the consumer and thereby this particular thing overtaking, the infection can take over. So when you're talking about the safe and hygienic production of food, you can also talk about the agrochemical and the fertilizer usage thing. It can go hand in hand. So हर चीज का सेक्टर आपको पकड़ना अलग से पड़ेगा। और अभी आज ही मैं इनफैक्ट नवीन को भी हम फॉरवर्ड करेंगे, हम लोगों ने एक कोविड स्पेशल न्यूज़लेटर आज रिलीज कर रहे हैं जिसमें मोटे मोटे क्षेत्र पे करीब एक टेबुलर फैशन के अंदर में वी आर गोइंग टू शेयर विद यू कि क्या क्या पर्टिकुलर स्किल्स हैं, जिनको स्किल सेट्स जिस पे हमें फोकस करना चाहिए या फोकस कर सकते हैं। बाकी आपके कोई प्रश्न है तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ और कोशिश कर सकते हैं। मेरे को अभी इतना ही कहना है एंड मेरे कलीग मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजीव जी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें स्पेशली फार्म मैकेनाइजेशन सेक्टर के ऊपर। Thank you, sir. Thank you for informing all the important aspects at this moment going on along with this event. We'd like to continue with the same spirit with Miss Prachi Nautiyal ma'am. She is very closely following all agriculture skill development at United Way, Mumbai, and also in touch with all the major corporates who are working in this system. So Prachi ma'am, I would like to invite you for the deliberation. Rajiv G mobile is at this moment facing problem at this moment, so he disconnected. So we'll add him again. So Prachi ma'am, I would like to request to please continue. Good morning and a very hearty गुड मॉर्निंग और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत नमस्कार। मैं मुंबई से ज्वाइन कर रही हूँ इस कॉल पे और अभी मुझे अपने लिए खुद के लिए बहुत
एडुकेटिव लगा जिस तरीके से मिस्टर सत्येंद्र आर्या ने एस्की की तरफ से और फार्म सेक्टर की तरफ से हम हमारे सामने बात रखी। मेरा फील्ड जो है, नवीन ने जब मेरे से इस कॉल को ज्वाइन करने के लिए आग्रह भी किया था, और मैं एग्रीकल्चर से नहीं हूँ पर CSR सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगा कि मैं शायद आपके सामने कुछ ऐसे विचार रख सकती हूँ कि इस समय कोविड के चलते किस तरीके का इकोसिस्टम बना है फंडिंग और प्रोग्राम के नजरिए से, और इसको मद्देनजर रखते हुए फार्मिंग और फार्म प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर की का दृष्टिकोण खास तौर से विशेष तौर से रखते हुए क्या प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो इस समय CSR और हमें से काफी लोग जो यहाँ इस समय कार्यरत हैं वो सेंटर स्टेज हैं CSR के कोविड इंटरवेंशन में। तो इस समय कोई 4,000 करोड़ से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स CSR एफर्ट्स के द्वारा, जो कि कोविड रिस्पांस में लग रहा है। और ये रिस्पांस जो है अपने एम्बिशन में बहुत व्यापक है, सारे सेक्टर्स को टच करेगा, इकोनॉमी इससे बहुत अफेक्ट होने वाली है, इसलिए हम सबके लिए लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से ये बहुत मायना कैरी करेगा कि हम किस तरीके से हमारे चलते हुए प्रोग्राम्स, हमारे जितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसमें क्या क्या ज़रूरतें आ सकती हैं नियर फ्यूचर और मिडिल और लॉन्ग टर्म में, इसके ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखें। और इन ये जो और सरकार की तरफ से इसके ऊपर निरंतर कार्य चल रहा है, ये हमको रोज खबर आ रही है। बहुत सारी स्कीम्स जो हैं स्पेशली रूरल इंडिया के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रोज उसके डिक्लेरेशंस आ रहे हैं, चाहे हम NREGA की तरफ से बात करें या हम PM फार्मर स्कीम की तरफ से बात करें। ऐसे कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो कि सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा फार्म सेक्टर और हमारे जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो उससे बेनिफिट ले सकते हैं। हम कोविड से पहले काफी फार्म मैकेनाइजेशन पे ISAP के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, और जैसे कि नवीन ने बताया कि ट्रैक्टर सेक्टर इटसेल्फ जो है हिंदुस्तान में वो वर्ल्ड का सबसे सर्वोत्तम स्थान पे है। 7% पिछले दशक से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, और इसलिए उत्तरोत्तर ऐसा पाया गया है कि हम फार्म मैकेनाइजेशन पे ध्यान दें तो उससे हमारी एग्रीकल्चर की में उपज जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। फ्रॉम फार्म टू मार्केट हम इंटरवेंशन ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। प्रोजेक्शंस भी जो आए हैं कि और जो सरकार की तरफ से आए हैं वो यही है कि एग्रीकल्चर कोविड के चलते मंदी के कारण भी 3% की करीबन ग्रोथ जो है वो पोस्ट करेगा। बहुत जगहों पे थोड़े कंस्ट्रेंट्स आए हैं वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, पोल्ट्री वगैरह के एक्सेस में, परंतु हम अगर मोटी तौर से देखें तो हमको उसमें नियंत्रण है। हमें बाजारों में ये चीज़ें अभी भी मिल रही हैं, APMCs जो है वो खुले हैं और ये चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं। लेकिन आगे मूव करते हुए जो हमें दिख रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं जो अपने घर वापस चले गए हैं, और उनका जो इनपुट है अपने अपने जगहों पे जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो थोड़ा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या हम एक वर्चुअस लोकल साइकिल ऑफ सप्लाई क्या सोच सकते हैं। अभी तक इतना मूवमेंट हो रहा है, हैवी मूवमेंट हो रहा है, सीड साउथ से आ रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, और सरकार की तरफ से इसको भी उन्होंने अब प्रावधान
करा है। मतलब अगर हम एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने बड़े क्लियर इसमें डिक्लेरेशन निकाला है कि मूवमेंट जो है सीड्स का, मूवमेंट जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अक्रॉस द कंट्री इतना अफेक्ट नहीं करेगा। पर लोकल तौर पे हम इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो अभी भी इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव लेबर के साथ हम उसको करते हैं। फार्म लेबर उसमें अभी भी काफ़ी ज़रूरत है। कोविड की निगाहों से जब हम अपनी फार्म प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो डायरेक्टिव्स आए हैं वो सिमिलर हैं जो कि अर्बन सेक्टर और बाकी सेक्टर्स पे हैं। वो यही है कि हम सेफ प्रैक्टिसेस, जब हम अपने फार्म पे हैं और हमने लेबर लगाई हुई है, हम कैसे प्रोसेसेस को सेग्रीगेट करें, और हमें शायद इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। किस तरीके से हम हाइजीन, कस्टम हायरिंग सेंटर्स वगैरह क्योंकि खुले हुए हैं मतलब एटलीस्ट सरकार की तरफ से, और इसमें कुछ लोकल बॉटलनेक्स हो सकते हैं, बट सरकार की तरफ से कम इसकी इन सब की ये इसेंशियल सर्विसेज में आता है। तो किस तरीके से फार्मर ग्रुप्स इन इक्विपमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और फिर कैसे ग्रुप के अंदर नियमित तौर से वो यूज हो रहा है, इस पे ध्यान देने की हमको जरूरत है। सेफ डिस्टेंस कैसे रखें हम मंडियों में। हमने बॉम्बे में भी ये चीज़ देखी है कि एपीएमसी बीच बीच में थोड़ा बंद हो रही है क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। शायद ये चीज़ें इंटीरियर्स में थोड़ा कम हो, यहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है दिल्ली बॉम्बे वगैरह में, सो इन्फेक्शन फैलने के जो की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बेसिक नियम है हम जो सुन रहे हैं सरकार से वो यही है कि जब आप फार्म प्रैक्टिस भी रखें अपनी जारी, तो आप ये जो हेल्थ अपना प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं उस पे ध्यान दें। जो आपके टूल्स और जो आप आदान प्रदान कर रहे हैं अपने लोकल एरियाज में, इनको विद क्लीन हैंड्स और जब आप उसको इस्तेमाल में लाएं उसमें इस चीज बात का विशेष ध्यान रखें। मंडी में भी जब आप सामान लेके जा रहे हैं तो उनको छोटे क्लस्टर्स और ग्रुप्स में रखें। जहां तक कि ये एक बात तो हुई कोविड के चलते जो सेक्टर में रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या है। अब अगर मैं आती हूँ कि मेन सीएसआर के माध्यम से कहाँ इसमें इन्वेस्टमेंट इस समय हो रहा है, तो जो हमें ऊपरी तौर से नजर आ रहा है वो ये है कि हेल्थ के इंटरवेंशन सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं इस समय, क्योंकि वो बात भी सही है कि वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जनता के लिए, और इसलिए कोई 50 से ज्यादा 55% जो है वो पीएम केयर्स में जा रहा है, और ये सारा का सारा मेडिकल सप्लाईज में जा रहा है। इस समय का जितना कंसंट्रेशन है वो इमीडिएट पे फोकस है, और मिडिल और लॉन्ग टर्म पे थोड़ा हमको अभी आगे बढ़ने की जरूरत है। इतनी चर्चा अगर मैं आपको सही मायने में कहूँ तो मेरे ख्याल से आज का फोरम अच्छा रहेगा मेरे लिए भी समझने के लिए कि फार्म सेक्टर में क्या क्या कोशिश जारी रहेगी ऑन स्किलिंग, पर लाइवलीहुड अक्रॉस सेक्टर्स जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लोगों के जहन में काफी है। एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग कि हम नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने वाले हैं इसके प्रति, even from CSR company CSR perspective. कुछ चीजें जो हमें सुनने में आ रही हैं स्किलिंग ट्रेनिंग की निगाहों से, वो यही है कि ITIs और बाकी जो सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट भी जो चल रहे हैं उसमें कोशिश ये है कि हम डिस्टेंस लर्निंग को किस तरीके से थोड़ा बढ़ावा दे सकें डिजिटल मीन्स के माध्यम से। जैसे कि आज हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस कॉल के जरिए, हम डिजिटल माध्यम से क्या और इंफॉर्मेशन कर सकते हैं डिसेमिनेट, क्या हम कुछ लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि अपने अपने एरिया में हम रीस्किलिंग अपस्किलिंग करने की कोशिश को जारी रख सकते हैं। इसमें कोई एक सेट मॉडल अभी निकल के नहीं आया है, पर बहुत लोग जो हैं वो बहुत प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स और पायलटिंग कर रहे हैं, बट लार्जली डिजिटल माध्यम से उसको कैसे हम बेस्ट रूप से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी सारे स्टेक होल्डर्स तक, ये बात बहुत सेंट्रली आई है। हमारे रोज के काम में भी इसकी बहुत सेंट्रलिटी बढ़ गई है,
और प्रोग्रामेटिक जब डिप्लॉयमेंट हमारा हो रहा है, जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उसमें डिजिटल संपर्क जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काफी अच्छे से इस्तेमाल में आ रहा है, और इसको हम हमारे कम्युनिटीज में भी अच्छे से एक्सेप्ट किया जा रहा है। चाहे वो हम हमारे ICDS आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ चलते हुए प्रोग्राम्स हो जो कि बीच में सडनली रुक गए हैं, या मेरे हिसाब से अगर हम हमारी एग्री फार्म ट्रेनिंग्स की अभी की भी बात करें, हमें शायद ये सोचना होगा कि हम किस प्रकार से डिजिटल माध्यम से कुछ अपनी जो ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको शुरुआत कर सकते हैं। शायद इस सवाल के इतने इजी आंसर्स नहीं हैं कि जब हमें इक्विपमेंट को प्रैक्टिकल तरीके से उस पे हमें प्रैक्टिस करने का मौका शायद ना मिले इतने आसानी से, पर जो थियोरी क्लासेस हैं और जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है उसमें शायद हमारे पास इस समय काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आ भी रहे हैं, खुल के फ्री प्लेटफॉर्म्स अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं कोविड रिस्पांस के लिए, और शायद एज ए ग्रुप हमको इस पे सोचना चाहिए कि हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर सके दूर बैठ के स्किलिंग के माध्यम से। मैं इन दो बातों पे थोड़ा सा रुकना चाहूंगी जिससे कि फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकें। हेलो नवीन। यस मैम, थैंक यू मैम। काफी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। कर्नाटक के धारवाड़ से कुमार लंबानी जी कुछ पूछना चाहते हैं। कुमार, ये खुद स्किल ट्रेनिंग सेंटर वहां पर ऑपरेट करते हैं और उनका सवाल आर्या सर से है। कुमार आप बोलें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिव्यू द एग्री बेस्ड रूरल इकोनॉमी। इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या करके पूछ रहा हूँ। हेलो आर्या सर, ये सवाल आपसे है सर। देखिए मैं अपना जो फीडबैक है ओनली स्किल डेवलपमेंट में रखूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में इतना वेरिएशन है हर ज्योग्राफिकल रीजन में। सो राइट नाउ जैसे कि हर चीज का देखिए, ट्रीटमेंट जब डॉक्टर करता है तो दो टाइप का ट्रीटमेंट करता है, एक होता है सिम्टोमेटिक और एनालिसिस का रिपोर्ट निकल के आए। आज के दिन में हम ऐसी स्थिति में हैं कि जो भी है इट हैज टू बी रिएक्टिव मोड। सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वही हम जो मतलब कि इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम पैदा हो रही है हम उसको एड्रेस करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। इसी तरीके से हम रूरल इकोनॉमी की जब बात कर रहे हैं तो दिस इज अ स्लाइटली लॉन्गिश टर्म which are going to steps to be taken up only after in a gradual opening and the first steps it's जो कि स्टार्ट हो रहा है वो आपके रेड ऑरेंज और जो ग्रीन के माध्यम से जो एक ओपनिंग अप है, सबसे पहला स्टेप तो वही है। और अभी दोनों को आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो आपके जो आज की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में लगेंगे, जो लॉन्ग टर्म है वो आपका ये। लेकिन अगर आप देखें जो रूरल इनकम है, अगर आपकी आने वाली जो सीजन की आपकी जून और जुलाई में जो सोइंग है अगर वो टाइम से हो गई तो अगर आपके रूरल इकोनॉमी के अंदर में परचेजिंग पावर पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बट इम्पैक्ट कहाँ आएगा? इम्पैक्ट आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स और इवन व्हेन राजीव जी नहीं है फार्म मैकेनाइजेशन टूल्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर में भी, बिकॉज दोज एग्री इनपुट कंपनीज आल्सो आर राइट नाउ getting impacted with the availability of labor over there. And say for example जब आप फार्म मैकेनाइजेशन की बात करते हैं आने वाले समय में उनकी अवेलेबिलिटी भी इसलिए इम्पैक्ट होने वाली है, जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी उन प्लांट्स में आ रहा था वो कम हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा ये प्री मैच्योर होगा कि अगर मैं उस चीजों पे ज्यादा बखान करने लगूं तो।
यस सर, एक जनरल सवाल आता है कि कोविड-19 इम्पैक्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे कैसे पड़ने वाला है? जैसे अभी तक हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं और फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये 3 क्लब करके प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। अगर सर कुछ ऑनलाइन कंटेंट या डिजिटल कंटेंट से जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, चूंकि अगले 2-3 महीने शायद ट्रेनिंग उस स्मूथ रन में नहीं जाएगा जैसा हम लोग पहले से प्लान करते आए हैं, या शायद बैच साइज पे भी इसका असर पड़े। तो सर इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग कुछ तैयारी करना चाहें तो कैसे किया जा सकता है एज ए ट्रेनिंग पार्टनर? ये सर मेरा क्वेश्चन था। सो इसके अंदर में देखिए 2 चीजें हैं। जहां तक आपकी आती है जो थ्योरी डिलीवरी, वो एक इजीली थोड़ा सा एड्रेस हो सकता है इन द वे। देखिए पहली बात, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जो डिफरेंट सेक्टर हैं जिनके अंदर में ट्रेनिंग हो रही है उससे थोड़ा सा विपरीत है। तो ना ही हम लोगों का जो प्रैक्टिकल वगैरह है और जो लर्निंग है वो टू मच ऑन कंप्यूटर नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर द मेयर फैक्ट कि जो हमारा जो टारगेट सेगमेंट है उसके पास में ही ये पूरे टूल्स नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि अगर आप लोगों का जो ट्रेनी प्रोफाइल है, अगर वो यंगर एज ग्रुप का है, 30 से कम का है, तो ज्यादातर के पास में हम एज्यूम कर रहे हैं आज के दिन में, और शायद स्थिति हो एक्सेप्ट फ्यू सेलेक्ट स्टेट्स की एंड्रॉयड अवेलेबिलिटी है। तो उसके अंदर में जैसे किसी ने आपने कहाँ सोचा होगा कि अभी मैं देख रहा हूँ इस एक स्क्रीन के ऊपर में मोटे तौर पे 20 मेरे को आदमी दिखाई दे रहे हैं और 6 स्क्रीन बनी हुई है। आज के दिन में किसने सोचा था कि 120 आदमियों की वेबिनार, और वो भी इतने वेरिड क्षेत्र में हो सकती है। आज से 1.25 महीने पहले तो मेरे को ही जूम का अंदेशा नहीं होता था, और आज के दिन में अगर मैं देखूं आप 120 लोकेशन से हैं। सो आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर इन द सेंस कि आने वाले समय के लिए जो यूसेज जो रूरल एरिया में, मतलब कि आप फॉरगेट ऑनलाइन क्लासेस सिंगापुर में चल रही हैं या किसी दिल्ली बॉम्बे में चल रही हैं, आज के दिन में धीरे धीरे जिस रफ्तार से ये जो ऑनलाइन डिलीवरी है, जैसे पहले किसी ने व्हाट्सएप वीडियो सीखा और इस तरीके से अब इन प्लेटफॉर्म में, चाहे उसको वेबएक्स प्लेटफॉर्म कर लो या कोई और माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म कर लो, उस पे हम जाने का है। अभी हर कोई सेक्टर अपने तरीके से उसकी डिलीवरी की तैयारी करेगा आने वाले समय के लिए। जैसे हम लोग हैं, क्या व्हाट इज द दोज थिंग्स व्हिच आर already available in the domain, okay, it will have to be collated. कोई सेक्टर स्किल काउंसिल का मटेरियल हो सकता है, कोई आईसैप ने पहले डिलीवर किसी प्रोग्राम में डेवलप किया होगा, कोई डिजिटल ग्रीन ने किया होगा, कोई सीएसआर के माध्यम से किया होगा, कोई आईसीआर का वो है। इन सारी चीजों को कोलेट करके हम लोगों को उन पावर पॉइंट्स को, काफी पावर पॉइंट्स जो हैं, और उन पावर पॉइंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके, इट डजंट टेक मच ऑफ एफर्ट। आज के दिन में अगर कोई लैंग्वेज पे ग्रिप रखता है तो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से उन पीपीटी को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को रिफाइन करो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर कभी फनी आपको चीजें दे सकता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई उसको करे। अगर आज के दिन में लोग हिंदी के व्हाट्सएप मैसेज टाइप कर सकते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज के अगर व्हाट्सएप टाइप कर सकते हैं, तो इन चीजों को भी हमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। और मटेरियल की कोई कमी नहीं है, मटेरियल को कोलेट और कॉन्टेक्चुअलाइज करने की है। जो चैलेंज आएगा वो आएगा हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर में, कि किस तरीके से हम अपने जो थ्योरी डिलीवरी को थ्योरी तक ही सीमित रखें, और ये ना कल को कोशिश करें कि शॉर्ट चेंज करने के लिए, ठीक है जी हम प्रैक्टिकल भी है ना ऑनलाइन ही कर देंगे, तो फिर जैसे पहले ही स्किल की जो जरूरत पड़ी थी, ऐसे नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग हम नहीं इम्पार्ट करते, प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो हमें उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि हम उन चीजों को कैसे डिलीवर करें। मेरे 2 कलीग इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक कर्नल पीएस गुप्ता है और एक कर्नल सोडी है। कर्नल सोडी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, और कर्नल गुप्ता आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कर्नल गुप्ता सर, मैं आपको इनवाइट करता हूं, काइंडली हैव योर ओपिनियन एंड शेयर विद ऑल पीपल सर, प्लीज। मैं ऐड ऑन करूंगा जो डॉक्टर आर्या कह रहे थे। क्या है कि ये थ्योरी पार्ट जहाँ तक कि एग्रीकल्चर में है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग है, अबाउट 20% होती है थ्योरी पार्ट या क्लासरूम बेस्ड, एंड मोर देन दैट 70% तक होती है ग्राउंड के ऊपर। तो अब जो डिजिटलाइज
करना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। उसमें 30% तक के बहुत आराम से हो सकता है, थ्योरी पार्ट हो सकता है। हमको सोल्यूशन ढूंढने हैं कि पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग किस तरह से की जाए। तो ये माध्यम अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि जूम अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट अवेलेबल है, बहुत सारे वेबिनार अवेलेबल हैं। तो रीच तो है, मगर उस रीच के अंदर वोकेशनल पार्ट या स्किल पार्ट कैसे की जाए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के साथ बैठना पड़ेगा जो लोग इस काम में करते हैं। बिकॉज वी एज अ काउंसिल, हम लोगों ने इसके ऊपर अभी तक ज्यादा काम नहीं किया इसके ऊपर कि स्किल को वेबिनार या इसके थ्रू कैसे करें। तो आई थिंक उसके भी सोल्यूशन निकल आएंगे, एंड देयर इज नो चॉइस, वी हैव टू फाइंड द। कर्नल गुप्ता सर, एक बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पिछले 15 दिनों का कि जो माइग्रेंट लेबर, उनको उनकी जो स्किल अभी तक अवेलेबल है, क्या हम लोग एज ए ट्रेनिंग पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि क्या दिस इज अ राइट टाइम टू अप्रोच देम, कि उनके साथ कुछ ट्रेनिंग एंगेजमेंट करके उनको वापस अपने जगहों पर काम के लिए भेजा जा सकता है? कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ ऐसा ब्रिज कोर्स जो बहुत शॉर्ट टर्म का हो और प्रोबेबली उनको लाइवलीहुड की तरफ वापस स्टेब्लिश करने में, रीस्टेब्लिश करने में मदद करे। इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं हमारे फील्ड से भी। तो माइग्रेंट लेबर्स हम लोग स्किल पे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जा सकता है? नहीं, एक थोड़ा सा समझना जरूरी है। आज के दिन में कोई भी आंकड़ा कोई अवेलेबल नहीं है कि कितना माइग्रेंट लेबर पहुंच गया है, कितना ट्रांजिट में है और कितना चल पड़ा है। आप हेस्टिली कोई भी आप स्किलिंग प्रोग्राम चालू कर दें कि हाँ ये माइग्रेंट लेबर पहुंच गया था, इसको जी मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, अभी तक कोई थोड़ा बहुत क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस एक अंग्रेजी का टर्म है कि हम अपने घोड़ों को थोड़ा सा लगाम दें और थोड़े दिन के लिए जस्ट वेस्ट करें कि अगले 10-15 दिन में थोड़ी सी सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है। एक बार माइग्रेंट जो भी शिफ्टिंग होनी है या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होना है, उससे आपकी पिक्चर काफी क्लियर होगी, तब आप जाके उस चीज को वो करिए। जैसे नवीन आपकी वो है उत्सुकता, उतनी ही हमारी भी चिंता है और हम लोगों ने भी उस पर काम चालू कर रखा है कि अगर होगा, बट ये एजम्पशंस हैं। कल ही हम लोगों ने इस पे काम किया, बट इट इज टू प्रीपोस्टरस कि मैं एजम्पशंस के बेसिस पे आपको कोई चीज बताऊं कि आप ये कर लीजिए, क्योंकि एजम्पशंस को थोड़े आंकड़ों की जरूरत होती है जो अगले 10-15 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। कर्नल सोडी, आप कुछ कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू ऐड के फार्मिंग के अंदर जो 5 acre and above farmers who are into production or pulses production, they are not going to be hit much. रबी के लिए they have come out very well, bumper crop है and carrot के लिए कोई problem नहीं होने वाली and it will take care of it. Main problem lies with the horticulture, fruit, dairy, poultry segment. No, the major players are out. Halwais are out from the country, and in fact, other day somebody was telling me that I am getting the best quality of milk in last 50 years. I said, why? He said, कोई हलवाई लेता नहीं तो पानी कम आते हैं, and they have to dispose it off. So problem lies with these, and these are small and marginal farmers. So my thinking is that we should, as far as the skilling is concerned, concentrate on, and their major problem is holding. They have no holding capacity. Any fruit, vegetable lies one day extra in the field, either it goes waste or it is not marketed. So we should concentrate, especially near urban areas, these farmers like warehouse management, warehouse workers, then ripening chambers. So these are the areas around urban center, near urban area districts we have. In short term, we should concentrate on these people, and then comes like poultry. Poultry major manpower comes from Jharkhand, Nepal. Nepal is out, so Jharkhand. So right now we should, and these people have gone back, a lot of them. So in these areas, which is the source of these migrant laborers, we can take on these jobs because in due course they will all come back. So these are the two areas where in short term COVID-19 effect we can reduce to some extent good areas. Thank you. आर्या सर, एक क्वेश्चन आपके लिए जितेंद्र शर्मा जी से, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के आरजे हैं। जितेंद्र शर्मा जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार।
सर मेरा प्रश्न ये था कि क्या इस तरह के कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कोई महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में रेडियो स्टेशन सुनने वालों की, फार्मर्स की खासकर संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई है और रेडियो एकमात्र साधन है जो आखिरी किसान तक या आखिरी श्रोता तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो क्या स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है? देखिए, नेकी और पूछ-पूछ, लेकिन अंदर क्या आता है कि एक दूसरा व्यू पॉइंट ये आ सकता है कि कम्युनिटी रेडियो भी एक तरीके से एक एक्सटेंशन आर्म नहीं, या सप्लीमेंट्री टूल टू, वो आप किसान चैनल कह लो या जो रीजनल लैंग्वेजेस के चैनल हैं, एक और ये माध्यम है जो अब पॉपुलर हुआ या लोगों के पास में समय रहा तो उन्होंने कम्युनिटी रेडियो को लिंक इन चालू किया। बट जब आप कोई भी चीज एज यू नो सिंपल एज आज के दिन में जो आप फोरकास्ट या आज के मंडी के भाव, वो जो चीज आप अवेलेबल कराते हैं, वो भी अपने आप के अंदर में एक नॉलेज है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्किलिंग। बट जब आप स्किलिंग की पर्टिकुलर बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि आपको अपना जो डिलीवरी है कम्युनिटी रेडियो पे, उसको स्टेज वाइज आपको एड्रेस करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको आपका श्रोता देख नहीं पा रहा लेकिन सुन पा रहा है, लेकिन सुनने में आपको एक बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे कि अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन पैक देखा हो, क्वालिफिकेशन वो इस कार्य को करने के सक्षम होना चाहिए। तो उस जो भी आप नॉलेज डिलीवरी कर रहे हो तो यू विल हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप कि उसको आराम से, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो कई बार इट कैन नॉट बी a kind of the morning channel that we listen. It has to be totally different. The delivery has to be totally different. जी सर, इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए होगा, हमें कभी आपसे मार्गदर्शन लेंगे सर। जरूर। अच्छी मैम, आपसे एक सवाल है रंजीत जी का कि अभी जो CSR फंडिंग में एग्री ट्रेनिंग को लेकर के करंट फाइनेंशियल में कैसा फंड CSR में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि बहुत हेवी फंडिंग हेल्थ केयर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये अगर कोविड-19 नेचुरली हमारे लिए बड़ा डिजास्टर्स है, ऐसे केस में टुवर्ड्स हेल्थ सेक्टर के एग्रीकल्चर ट्रेनिंग में कितना फंडिंग CSR का अनुमान है, एक रफली, या कैसा मूव करेगा ये क्वेश्चन था आपसे। रंजीत सिंह जी ने पूछा है आपसे। जी, रंजीत सिंह जी, अभी ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैंने बोला था कि इस समय सारे का सारा एफर्ट जो है वो इमीडिएट रिलीफ के प्रति है, लेकिन बहुत सवाल उठ रहे हैं CSR सर्कल्स में कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो अभी मानना लोगों का ये है कि एग्री जो है वो सपोर्ट करेगा आगे का ग्रोथ ट्रेंड्स। ऑफ कोर्स डिमांड साइड से सफर किया है, बट सप्लाई साइड से एटलीस्ट द क्रॉप जो है वो इस समय अफेक्ट नहीं हुई है। बट द पॉइंट इज कि एग्री सेक्टर के लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशंस क्या हैं, गिवन दैट इतना सारा एफर्ट ऑलरेडी इमीडिएट में जा रहा है। ये चर्चाएं जो है अभी चल रही हैं, शायद इसमें महीना और जाएगा, क्योंकि कोविड के रिस्पॉन्स में सबने एकदम से आके अपने अपने कमिटमेंट्स प्रेजेंट किए हैं। साल अभी शुरू हुआ है सबके लिए, तो जो इवैल्यूएशन है कि ग्राउंड में एग्रीकल्चर को क्या जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे इंटरवेंशंस इंटेंसिफाई किए जा सकते हैं, उस पे अभी तो कोई स्पेसिफिक वर्ड आया नहीं है। बट इतना जरूर है कि लोगों के मनस पटल पे इस समय ट्रेनिंग को लेके काफी सवाल है। तो मेरे हिसाब से स्किलिंग पे क्योंकि इतना फोकस है ओवरऑल, सब ढूंढ रहे हैं कि सेक्टर वाइज स्किलिंग में हम क्या कर सकते हैं। तो ये शायद मौका है हमको, हमारा थोड़ा सा ग्राउंड से जो हमें रिसर्च मिल रही है और जो नीड्स हम असेस कर पा रहे हैं उसको हम कंसोलिडेट करें और फिर हम आगे प्रेजेंट कर पाए टू स्पेसिफिक CSRs एंड स्पेशली विद कंपनीज जिनका की फोकस एग्रीकल्चर पे है। रमेश रावल साहब जो डेयरी के नामी नाम है, बायफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं और काफी काम किया उन्होंने, उनका बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है
सबसे है पूरे पैनल से उन्होंने कहा है कि जो माइग्रेंट लेबर्स वर्कर्स जो शिफ्ट कर रहे हैं, उनका जो मिक्स्ड फार्मिंग जैसे सीजन स्पेसिफिक आने वाला है, वेजिटेबल कैलेंडर के हिसाब से, पोल्ट्री डेयरी के हिसाब से या फिशरीज के हिसाब से, क्या हम कुछ गाइडेंस उनके लिए बना सकते हैं कि हम कैसे उनको यूटिलाइज करें अगर वो अपने वापस अपने घर की तरफ गए हैं? तो क्या इस पर कुछ ट्रेनिंग प्लान किया जा सकता है कि हाउ टू यूटिलाइज देयर वर्कफोर्स? ये पूरे पैनल्स को उन्होंने ओपनली पूछा है। प्राची मैम, आर्या सर, सुदर्शन सर, कोई भी ले सकते हैं सर। देखिए, I would you can share my number with the gentleman who wants to discuss it further, because I will be logging off in 2 minutes. But one particular question which is coming up, quite I saw one Dipti Mahajan ji, one Pawan Kumar Yes. asking me about the assessments. These are being worked out, and for digitization, कि डिजिटाइजेशन के वक्त में असेसमेंट कैसा होगा। पहली बात तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो ट्रेनिंग फिजिकल तौर पे खत्म कंक्लूड होनी है, और उसको हम कैसे असेसमेंट करेंगे उसका गाइडलाइन बन रहा है, बिकॉज the assessments cannot be just these are not on the whims and fancies of a particular sector. It is has to be approved by the ministry. Say for example, even today in a common world, so many millions of students who have not 10th and board exam, they are yet waiting for that common guidelines. So just wait for some time. And also my request to Prachi ji is that it's not only by the way, Naveen, for the first time, and it generally happens, of course, in skilling agriculture पे बहुत कम focus रहता है. It's generally in the glamorous sectors like retail, beauty, wellness, IT, everybody talks about. It is only in the times of these distresses, somebody tries to remember agriculture. Okay. So, but I'm sure it would be a very good field, as Naveen has suggested, that when came about migrant workforce rural area, all the CSR for maintaining the health, और एक साबुन या सैनिटाइजर खरीदने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे को लाने के लिए घर में किसी उत्पादन की जरूरत पड़ती है, और उत्पादन कृषि से आना. Of course, using that particular analogy, I think anyway, in spite without the COVID, also the focus is very, very minimal. If I was attending some the focus of the CSR is not even coverage up to 7% as far as the agriculture times of distress. If you don't, the CSR telling them how to. आज के दिन में अगर 3% का growth हम expect कर रहे हैं in these bad times also, I'm sure that there is some particular thing और या कुछ अच्छा काम ISEF जैसी संस्थाएं कर रही हैं रूरल एरिया में, चाहे वो गुलबर्गा में पल्सेस पे हो या कहीं और हो, कि तभी तो उस चीज का हर साल, अदरवाइज तो लैंड तो कम हो रहा है, लैंड कम हो रहा है, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी तो एक पर्टिकुलर प्लेटू पे पहुंच जाती है. तो फिर ये जो उत्पादन, जो ग्रोथ है, वो कहाँ से आता है? बिकॉज यू आर एबल टू do things proficiently. That's why this particular announcement in the growth of the sector comes. So I will just log off that. My two colleagues are there. They will be here with you for next couple of minutes. But मैं इस चीज की प्रशंसा करना चाहूंगा. पहली बात तो मैंने सोचा नहीं था कि 120 लोग उस पे आएंगे, और काफी जिस हिसाब से इतने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि एक बार ये सिचुएशन जब खत्म हो जाए तो ISEF के सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ में हम सिर्फ एक स्किलिंग पे फोकस्ड एक वो कर लेंगे. लेकिन पर मेरी समझ में ये नहीं आता, अगर इतने ज्यादा आपके ट्रेनर हैं और इतने ज्यादा, मतलब जिस हिसाब से मैं ये देख पा रहा हूँ जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है, जब इतना है तो फिर ये एग्रीकल्चर स्किलिंग पे इतना काम कम क्यों हो रहा है? आप लोगों के तो इतने you have got a good network, you have got good reach, so why less focus? Look into that as well. Okay, chalo, all the best, 100%. all the best, you, and be safe, please. Thank you very much, sir. Thank you for your guidance. Certainly we will meet and we will discuss in detail what you suggested. Thank you very much, sir. In fact, Naveen, I was suggesting कि ये yes, जो आज please. या मेरा एक सजेशन यही था कि ये जो चैट के माध्यम से इतने क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, अगर हम इसको कोलेट करके थोड़ा सर्कुलेट दोनों कलीग कर नहीं हैं अभी, कर्नल या सॉरी प्लीज गो ऑन.
आर्य सर आप कंक्लूड कर रहे थे, प्लीज। मैम लगता है आर्य सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा नहीं, मैं केवल ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो चैट में भी इतने सारे पॉइंट्स आए हैं और ये सब बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनके लिए मेरे ख्याल से समय भी हमें उतना ज्यादा चाहिए और एक्सट्रीमली सेक्टर स्पेसिफिक है। तो अगर हम ये सारे मुद्दे कोलेट भी कर सकते हैं और एक दफे आप सर्कुलेट कर दें, क्योंकि इन बहुत सारे जैसे मैं मुद्दे देख रही हूँ, ये सब अपने आप में सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम वी कैन एक्शन दीज फर्दर in discussions, even in CSR platforms, to figure out what is it that we can work on next, and at least start those discussions. And then people are very interested to know in sector specific terms what are the possible interventions and in what areas. श्योर मैम, हम इस आज के वेबिनार के सारे पॉइंट्स को कोलेट करके इस पे ऑलरेडी दीप्ति महाजन जी काम कर रही हैं, सबको सर्कुलेट किया जाएगा और वी वांट कि सब पे इस पे फीडबैक भी आए ताकि हम इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके गवर्नमेंट के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे शेयर करें और जहां तक हो सके उसमें से कुछ चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। सर मैं कर्नल गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके तरफ से ही हो, तो एक विजिबिलिटी जो है, जो हम लोग सोच रहे हैं, एक विजन वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो कवर हो सकेगा। तो कर्नल गुप्ता सर आप कंक्लूड करना चाहेंगे इस सेशन को? नवीन, मैं सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपने ये पूरा का पूरा ये आज जूम सेशन करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक कि ऐसे और होने चाहिए सेशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने चाहिए। अगर ऐसे सेशन ना हो तो हमारा मिलाप या होती है, या तो हम उनको रिंग करते हैं या वो हमसे आते हैं, मगर ऐसे माहौल में क्या कहते हैं ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन हो सकता है। तो ऐसा दोबारा करिए और इवन कोविड-19 के बाद भी करें आप, ठीक है ना? एंड एज फार एज योर पॉइंट्स आर कंसर्न अबाउट माइग्रेंट लेबर, अबाउट डिजिटल लर्निंग, यस दीज आर द इश्यूज व्हिच हैव टू बी एड्रेस्ड। देयर इज नो चॉइस, हमको करना पड़ेगा, हमको आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। हम लोग सब क्या कहते हैं वी आर सीज्ड विद दिस प्रॉब्लम और हम सब अपनी तरफ से लगे हुए हैं और आप ही के माध्यम से और आप लोगों के मिलाप से, सबके आइडिया से ही हम इसको प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाए। थैंक यू सर। कर्नल सोढ़ी सर, आप लास्ट के कुछ लाइन, एक दो लाइन में कंक्लूड करेंगे, कुछ सम अप करेंगे नॉर्थ इंडिया के एक्सपीरियंसेस को? Okay, I think it's too early for agriculture, but this is a very good form. At least everyone is connected in the ecosystem, especially for the agriculture. Like it has been brought out that health sector is getting the most prominent, but I am sure sooner or later everyone's stomach will also start knocking the door. So agriculture as usual will get its share. So, but we have to be prepared for it. And interacting in such a form is a great idea, and I thank you, Naveen, for that. And we should, like Karna Gupta said, do it regularly so that we can jointly come up with a solution which will help us all in due course. Thank you. Thank you, sir. Prachi ma'am, thank you very much. You really led the perspective of corporates in this sector. And I would like to thanks everyone who participated in this, because you people make this ecosystem live. And really जो ट्रेनर्स हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, जो हमारे यहाँ अभी एक डेटा के हिसाब से करीब 21 स्टेट से लोगों ने ज्वाइन किया है। So that shows the interest among the farm skilling sector. नवीन एक क्वेश्चन अखिलेश कुमार से है, जो अखिलेश कुमार जी है, जो ऑर्गेनिक इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, काफी रेलेवेंट क्वेश्चन है। Can you please allow him to ask his question? अखिलेश जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें सबसे। नमस्कार आप सभी को। मेरा बस थोड़ा सिंपल सा सवाल था कि पोस्ट पैंडेमिक एरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को कितना इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है इट्स टुवर्ड्स वेरी हाइजीनिसिटी, और इसमें कई लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा आती है और प्राइस उनको हिसाब से नहीं मिलता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आईसीएफ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कर रहा है, तो आपके साथ मेरा सबमिशन है कि शायद आप एक गैप पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएं जिससे कि कंज्यूमर और फार्मर दोनों कम्युनिटी के लिए बेनिफिट हो, और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का फार्मर्स के लिए कोई अगर सबमिशन हो आपके एक्सपर्ट पैनल का तो बहुत अच्छा होगा। सुदर्शन सर आप इसको एड्रेस करेंगे?
यस, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम सब लोग चाहते हैं कि नॉन केमिकल फूड हमें खाने के लिए मिले। समस्या यही आती है कि उसका सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर, ट्रेसेबिलिटी, ये सारी जो चीज़ें है वो अभी भी बहुत ही माइनर या ऐसी स्टेज में है कि लोगों को गारंटी नहीं होती। तो हम लोग जब फूड खरीदने जाते हैं मॉल्स में या दुकानों में, हम सब लोग चाहते हैं कि हमें प्योर ऑर्गेनिक फूड मिले। तो सोदी सर है, गुप्ता सर है एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से, और मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को जैसे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि कोविड के चलते हुए और इसके इम्पैक्ट के चलते हुए इस सेक्टर का क्या चेंज आएगा। तो मेरे ख्याल से आगे कोविड के चलते हुए इस पे दोबारा लोगों का जो है भरोसा रहेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड सबको मिले, और उसके लिए फिर स्किल काउंसिल या कौशल के द्वारा हम लोगों में कैसे जागृति पैदा करें कि पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक के लिए ट्रेसेबिलिटी हो, सर्टिफिकेशन हो, ट्रेनिंग हो, प्रोडक्शन हो, उसकी सप्लाई चेन हो, लॉजिस्टिक्स हो, और जो ऑर्गेनिक उत्पाद करने वाले किसान हैं उनको भी अच्छे दाम मिले। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि एक ये देखा जाता है कि जो नॉर्मल फूड प्रोडक्शन है उससे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में थोड़ी सी कम आती है, लेकिन फार्मर का जो कम प्रोडक्शन होता है वो दुगने या तुगने दाम से भर आना चाहिए, क्योंकि उसको ऑर्गेनिक पैदा करने के लिए जो ट्रेनिंग और एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं उससे उसको मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोविड के चलते हुए इसमें और जागृति आएगी, और आईसैप जैसी संस्था हो या एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, हम लोग जरूर इसके कुछ ऑनलाइन कोर्सेज बनाएंगे, और मेरे ख्याल से ये और दुगनी गति से हम ऑर्गेनिक पे लोगों में जागृति करेंगे। कर्नल गुप्ता सर, नवीन मैं ऐड करना चाहूंगा जो सुदर्शन जी ने कहा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही मिलेगा और लोगों का फोकस रहेगा उस पे। मैं समझता हूं कि दो और चीजों पे बड़ा फोकस रहेगा, एक है मेडिसिनल प्लांट्स और दूसरा है इंडियन स्पाइसेस। और स्पाइसेस के ऊपर इतना ज्यादा चर्चे में है कि ये स्पाइसेस और ऑर्गेनिक चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, तो मेरे ख्याल से इन दो चीजों के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रहेगा आगे चल। बिल्कुल सर, इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग जो एनएसडीसी और एग्रीकल्चर सेक्टर काउंसिल से की जा रही है, उसका आगे कितना देखा जा सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने में? भाई देखिए, इसी इट इज ऑल डिमांड बेस्ड। जैसे लोग क्या कहते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स खुद आएंगे कि सर हमारे क्षेत्र में ऑर्गेनिक लोग सीखना चाहते हैं, डिमांड ग्राउंड लेवल से आ रही है, दे वांट टू नो मोर अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इट विल ऑल बी डिमांड बेस्ड। आप खुद देखेंगे कि नीचे से डिमांड आएगा और उसके मुताबिक द गवर्नमेंट, वेदर इट इज द काउंसिल, वेदर एनएसडीसी मिनिस्ट्री है, दे विल कम अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द, जैसी डिमांड पब्लिक की आएगी ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू गुप्ता सर, थैंक यू सोडी साहब, रमेश रावल सर। हमारे पास ऑडियंस में भी कई सारे ऐसे स्पीकर इमिनेंट लोग बैठे हुए हैं आज। आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि डेयरी में रमेश सर डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। सुदर्शन सर के गाइडेंस में ये हुआ है, और मैं सुदर्शन सर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबने अपने अपने ओपिनियन लिए। काफी लोगों के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनआंसर्ड हैं, हम लोग उस क्वेश्चंस को जो रेलेवेंट लोग हैं उनके पास पहुंचाएंगे और उनका फीडबैक लेकर उन तक वापस पहुंचाएंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, और हम लोग बहुत जल्दी फिर आगे इस पर बात करेंगे। थैंक यू प्राची मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू नवीन, थैंक यू सर, थैंक यू नवीन, थैंक यू मैडम प्राची, थैंक यू सुदर्शन जी, एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Colonel Gupta. Thank you, Colonel Sodhi, Sudarshan ji. I think this was fabulous. 21 states and we were all together on this one call. Correct. Thank you. Thank you, Naveen. Thank you, sir. थैंक यू सर।